हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी इंट्रो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं। तो पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है सवनीत और मेरे ट्रांसप्लांट को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा कैडिवर किडनी ट्रांसप्लांट है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर ट्रांसप्लांट मुझे कौन कौन से इन्फेक्शन हुए थे और उसको मैंने कैसे डील किया था, या फिर मैंने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था। और मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आफ्टर ट्रांसप्लांट लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शंस मैंने फेस की थी कुछ ऐसी इन्फेक्शंस थी जो बहुत ही कॉमन इन्फेक्शंस थी, लेकिन अगर हमें उसके बारे में पहले पता हो तो मे भी वो चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो इन्फेक्शन मुझे हुई थी वो किडनी ट्रांसप्लांट की आफ्टर 3 मंथ हुई थी। तब मैंने एक्चुअली बाहर जाना स्टार्ट नहीं किया था। मैं अपने रूम में ही थी, या फिर कह सकते हो घर के अंदर ही रहती थी, किसी पर्सन से कांटेक्ट में नहीं थी। तो जो सबसे पहले मुझे इन्फेक्शन हुई थी वो हुई थी यूटीआई इन्फेक्शन, जो कि जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, ट्रांसप्लांट के बाद मोस्टली ये लोगों को हो जाती है। जब मैंने इसका रीज़न डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका कुछ खास रीज़न नहीं है। मतलब उस टाइम पे मुझे उसका कोई रीज़न नहीं बताया था। और बहुत ही स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है तो इन्फेक्शन वर्ड से ही हम लोगों को डर लगने लगता है। और जब ये इन्फेक्शन मुझे डिटेक्ट हुई थी तो मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे जैसे अभी मुझे पता चलता है। जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन में क्या होता है, जब फीवर आता है, नहीं तो फिर आपके यूरिन में जलन आती है। ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा था। और जस्ट मुझे पता कैसे चला कि क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 मंथ हुए थे और मैं फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी। आफ्टर 1 वीक के बाद मेरे टेस्ट हो रहे थे, तो उस टेस्ट में यूरिन की जो रिपोर्ट आई थी उससे पता चला था। एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे यूरिन रिपोर्ट देखनी नहीं आती थी, क्योंकि जब मैं डायलिसिस पे थी तो उस टाइम पे यूरिन रिपोर्ट होती ही नहीं थी, क्योंकि यूरिन आउटपुट ही नहीं थी। तो जब ये यूरिन की आई तो मुझे नहीं पता चला। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि कैसे पता चलता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन हुई है। तो जब हम यूरिन रूटीन करवाते हैं उसमें एक पस सेल करके रेशो आती है, तो वो जब हाई आती है तो उसका मतलब आपके यूरिन में इन्फेक्शन आ रही है। तो रीज़न तो मुझे पता नहीं था कि उसका क्या रीज़न था। एक्चुअली उस टाइम पे हुआ क्या था कि जब मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को तो डॉक्टर को लगा कि इन्फेक्शन आ रही है, तो उन्होंने मुझे यूरिन कल्चर करवाने के लिए बोला। तो मैंने यहाँ से अपने घर के पास एक लोकल लैब थी जहाँ से मैं डायलिसिस के टाइम पे रिपोर्ट्स करवाती थी, तो वहाँ से मैंने वो रिपोर्ट्स करवा ली। लेकिन उसमें कुछ ऐसी इन्फेक्शन आई थी, कुछ बैक्टीरिया की ऐसी इन्फेक्शन थी जो डॉक्टर ने बोला कि इसको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उन्होंने मुझे रिपीट टेस्ट करवाने को बोला, और वो भी मुझे लाल पैच से बोला, क्योंकि ऑलरेडी मैं लाल पैच से करवा रही थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा कि ठीक है लोकल से करवा लेते हैं। अभी 1 दिन पहले ही तो करवाए थे टेस्ट जब डॉक्टर को दिखाए थे। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा यूरिन कल्चर करवाया, तो उसमें जो इन्फेक्शन आई थी वो थैंक गॉड की उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं थी जो पहले वाले टेस्ट में आई थी। तो यहाँ से मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप जब भी ऐसे टेस्ट करवाते हो आफ्टर ट्रांसप्लांट तो किसी भी लोकल लैब से मत करवाओ। हमेशा जो लैब आपको आपके डॉक्टर बोलते हैं उसी लैब से आपको करवाने चाहिए। अगर आपके हॉस्पिटल में है तो वहाँ से, नहीं तो अदरवाइज़ जिस लैब का डॉक्टर बोलते हैं उसी से करवाने चाहिए। क्योंकि जो ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसकी जो रिपोर्ट आती है वो उस पर ही पूरी मेडिसिन जो है वो डिपेंड करती है। इसलिए कभी भी इधर से उधर से टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। और दूसरी बात ये कि उस टाइम पे जब मुझे ये इन्फेक्शन हुई थी तो इन्फेक्शन ज़्यादा थी, तो डॉक्टर ने फिर मुझे आईवी के थ्रू कैनुला लगाया गया हाथ पे, और 10 दिन तक मैंने वो मेडिसिन ली थी। आई थिंक वो मॉर्निंग में और इवनिंग में 1-1 घंटा लेनी होती थी। तो 10 दिन के लिए मैंने वो कंटिन्यूसली वो मेडिसिन ली। उसके बाद फिर से यूरिन कल्चर हुआ तो मेरी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल हो गई थी। इसलिए कभी भी अगर ऐसी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो इधर उधर से लोगों की नहीं सुननी चाहिए आपको। जस्ट अगर माइनर है तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि नहीं इतनी टेंशन की बात नहीं है। अदरवाइज कभी भी लोगों से कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको खुद से डील मत करो, किसी की सलाह लेकर। हमेशा डॉक्टर से ही एडवाइस लेनी चाहिए। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बोलते हैं वही लेना चाहिए।
तो सेकंड जो इन्फेक्शन मुझे हुई थी वो आफ्टर 1 ईयर हुई थी। इन दिनों की बात थी, दिसंबर मंथ में वो फंगल इन्फेक्शन हुई थी। वो हुई थी मेरे नेक के अराउंड, जस्ट ये जहाँ पे मेरे यहाँ पे हमारे हेयर ख़त्म होती है, वो इस एरिया के बैक में, नेक में वाइट वाइट स्पॉट्स दिख रहे थे मुझे। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को पूछा कि वे ये किस चीज़ के हैं, तो उन्होंने बोला कि ये फंगल इन्फेक्शन हो गई है। तो एक्चुअली इतना ध्यान रखने के बाद भी हम लोग सोचते हो कि फंगल इन्फेक्शन कैसे हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दो और वो आपको मेडिसिन दे देंगे। तो मैंने हमारे घर के पास में ही एक स्किन स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाया। तो उन्होंने देखा और इचिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, जस्ट स्टार्ट हुई थी वो इन्फेक्शन। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे मेडिसिन के रूप में कोई खाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी थी। एक सोप दिया था लगाने के लिए, जिससे नहाना था, और एक था उसके बाद जो क्रीम लगानी थी उसके ऊपर। तो मैंने 10 से 15 दिन तक वो लगाई कंटिन्यूसली और ठीक हो गया था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसका रीज़न क्या था फंगल इन्फेक्शन होने का, तो उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों में, सर्दियों में, जब हम वार्म कपड़े पहनते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से हमने रखे हुए होते हैं, जैसे 1 साल के बाद हम निकालते हैं, तो उसको अगर हम लोग अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो जहाँ फिर जिनकी इम्यूनिटी कम होती हैं उनको क्या होता है कि उनका पसीना आने की वजह से भी ये हो जाती है फंगल इन्फेक्शन। जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो ऑब्वियस कभी कभी हमें पसीना भी आता है। तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे आपको ये एडवाइस है, जहाँ आप बोलो कि एक तरह का सुजेशन है कि अगर आपके पास कोई भी कपड़े ऐसे आप पहनने वाले हो, चाहे कॉटन के है, चाहे वार्म क्लोथ्स है, जो बहुत लंबे टाइम से आपने यूज़ नहीं किए हुए, और अगर आपने उसको पहनना है तो अच्छे से उसको आपने डिटॉल में वॉश करना है, उसके बाद धूप में अच्छे से सुखाना है, तो उसके जर्म्स जितने भी है वो ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों में डस्ट और जर्म्स जो है हो जाते हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती है। मे बी नॉर्मल पर्सन को वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इवन अभी जैसे मैंने लास्ट ईयर अपनी गोवा की वीडियो डाली थी, मैं ऑलमोस्ट 1 वीक के आसपास बाहर ही थी घर से। तो हमने घर वहाँ पे जो स्टेकेशन लिया था, वहाँ पे भी जो बेड था, वो जो उनकी बेडशीट वहाँ पे बिछी थी वो मैं यूज़ नहीं करती थी। मैंने खुद से घर से बेडशीट लेकर गई थी, ओढ़ने के लिए भी अपनी जो चादर थी वो लेकर गई थी। तो आप अगर ऐसा प्लान करते हो, कहीं बाहर जाते हो, या फिर आप कुछ दिनों के लिए जाते हो, चाहे 1 दिन के लिए जाते हो, तो मुझे लगता है कि अपनी बेडशीट लेके जाना चाहिए, क्योंकि इतना भी ज़्यादा वो उसका बर्डन तो नहीं होता। आप सिंगल बेड की चादर भी लेके जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप लेके जाओ तो ऐसी चीज़ों से आप बच सकते हो, ऐसी जो फंगल इन्फेक्शन होती है। क्योंकि जो वहाँ पे होटल्स या रिजॉर्ट्स होते हैं, वहाँ पे कब से उन्होंने वो बिछाई है, कब से वो रूम खुला नहीं है, कैसा है कैसा, हम कुछ नहीं बता सकते ना। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना कि अगर ऐसा जाओ तो थोड़ी सी प्रिकॉशन जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। तो जो थर्ड इन्फेक्शन मुझे हुई थी वो थी कोविड की, जो जैसे कि वो लास्ट ईयर में हुई थी। उसके बीच में 2-3 साल, जितने साल वो कोविड का टाइम चला था, उस टाइम में घर पे थी और ऐसा कुछ भी इशू नहीं हुआ था, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आफ्टर ये जो लास्ट ईयर का मैंने वीडियो डाला भी हुआ है कोविड के टाइम का, उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था और ऑलमोस्ट उस टाइम पे कोविड जो है चला गया था। लेकिन कैसे हमारी फैमिली में वो आया हमें समझ में नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे मुझे सिम्टम्स नहीं थे कोविड का। कैसे पता चला कि मेरी मदर इन लॉ को सबसे पहले सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे, तो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो हमें उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। तो वहाँ पे जब हमें पता चला कि उनको जो फीवर आ रहा है वो कोविड की वजह से है, देन हमने घर पे टेस्ट किया तो हम लोग भी कोविड पॉजिटिव थे, मैं और मेरे हस्बैंड भी। उसके बाद सिम्टम नहीं थे, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था। 10-15 दिन तक वो रहे। 10-15 दिन के बाद ऑलरेडी हमारी जो फ्लाइट्स थी, हम पंजाब जाने वाले थे। उससे रिलेटेड मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पे जाके मुझे माइल्ड नमोनिया के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे, मेरा फीवर आना स्टार्ट हो गया था जो काफ़ी दिन तक रहा था। क्रेटिनाइन काफ़ी हाई हो गया था, ऑलमोस्ट 2.4 तक चला गया था। उसके बाद जो टेक लेवल था वो 20 के ऊपर जा रहा था। तो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद मैं एडमिट हुई। वो सारी की सारी मैंने स्टोरी जो है ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में शेयर की है। आई थिंक अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को। तो वो कोविड होने के बाद जब हम लोगों ने ट्रैवल किया, उसके बाद ये सब होने के बाद मैंने रियलाइज़ किया
कि एक्चुअली जब भी कभी ऐसे ट्रैवल करना हो तो जब तक आपकी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं होती तो नहीं ट्रैवल करना चाहिए। मेरे कोविड की जहाँ इधर से जाने के बाद ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके थे, मैंने अपनी कोविड की फिर से टेस्ट करवाया था तो वो नेगेटिव आ रहा था। लेकिन उसके बाद ट्रैवलिंग हो गया, वहाँ पे जब हम बाहर जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो उतनी केयर नहीं कर पाती जितनी हम लोग अपने घर पे करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि कोविड के टाइम पे तो सिम्टम आए नहीं है तो मैं ठीक हूँ, लेकिन इधर घूमना घामना हो गया, उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो आप ट्रैवल करने वाले हो, अगर हो सके तो ट्रैवल अवॉइड कर दो। अगर आप बाद में कर सकते हो तो बेटर रहेगा। अगर मेरे जैसी कंडीशन है कि आपने अपनी टिकट्स वगैरह करवा दी है तो कैंसिल करवाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है आपकी, तो फिर आप उस टाइम पे जहाँ पे भी आप जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा केयर अपनी जो है वो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप केयर फ्री होके जो है इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो इन्फेक्शन की मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, आई थिंक जो कोल्ड और कफ की इन्फेक्शन होती है। लास्ट ईयर मेरे ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट हो चुके थे और मुझे उससे पहले कोल्ड और कफ का इशू नहीं हुआ था कभी भी। लेकिन शायद से वो ये आई थिंक जो कोविड का हुआ था उसके 2 मंथ के बाद ही ये कोल्ड और कफ का इशू हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो चुकी थी, उसकी वजह से कोल्ड और कफ ने मुझे जल्दी इन्फेक्ट कर दिया था। तो उसके ट्रीटमेंट लिया मैंने डॉक्टर से, जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने बताई थी वो मैंने ली, लेकिन फिर भी उसको ठीक होते होते मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया था, क्योंकि वो मेडिसिन का भी कोई असर नहीं कर रही थी। फिर से डॉक्टर एंटीबायोटिक्स चेंज कर रहे थे, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था और अभी तक कोई ऐसा कोल्ड और कफ का मुझे उसके बाद में कोई भी इश्यू नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ फूड इन्फेक्शन की, तो जो कि बहुत ही कॉमन बोल सकते हो या फिर आप कह सकते हो जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट खाने को लेकर हम लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है कि क्या खाना है, ऐसा ना हो कि ये खाने से या वो खाने से, बाहर का कुछ खाने से इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये चीज़ मैंने फील की थी ये इसी साल आई थिंक मार्च और अप्रैल की बात होगी। तो हमारे किसी तो रिलेटिव के बर्थडे पार्टी थी और हम लोग रात को ऐसे जैसे डिनर के लिए इन्वाइटेड थे, वो एक रेस्टोरेंट में थी। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मैंने वो पार्टी अटेंड की थी, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ ऐसी पार्टीज अटेंड, नहीं तो मैं फिर घर से खाना खा के जाती हूँ। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बाहर से खा लेंगे, रेस्टोरेंट में तो खाना है तो कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे। जब मैंने वहाँ पे जाके खाना खाया तो उन्होंने जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ में उनका अपना बुफे सिस्टम रहता है, तो वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा खाना जो भी था थोड़ा थोड़ा लेकर खाया। लेकिन उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट डे मेरे पेट में जो इतना ज़्यादा पेन हुआ कि पहले तो मैंने नींबू पानी वगैरह लिया कि शायद मैं भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन जैसे डिनर करके मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी तब से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबली फील हो रहा था। लेकिन शाम होते होते तक मेरा, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खा रही थी अच्छे से, और शाम होते होते मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। 1-2 घंटे तक मैंने वेट किया कि मे बी शायद वो सेटल हो जाएगा, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। फिर मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप आके एडमिट हो जाओ। मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा सिर्फ पेन हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा कोई वॉमिटिंग और ऐसा इशू नहीं हुआ है, आप मेडिसिन मुझे बता दो, मैं मेडिसिन खा के देखती हूँ, अगर तो वो नहीं फ़र्क पड़ा तो मैं आके एडमिट हो जाऊँगी। लेकिन उन्होंने जो मेडिसिन दी मैंने तुरंत वो मेडिसिन खाई और आधे पौने घंटे तक मेरा पेन जो है वो बंद हो गया था, टोटली बंद हो गया था। लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था, जैसे ब्लॉटिंग काइंड ऑफ, और अजीब सा स्टमक में अपसेट जो है वो हो गई थी। और आई थिंक मुझे 1 वीक तक वो वैसा ही फील हो रहा था, कुछ भी खाने को इतना मन नहीं कर रहा था। लेकिन बाकी ये था कि मेरी वो पेन चली गई थी। फिर मैं वापस डॉक्टर को नहीं दिखाया मैंने, लेकिन जो उन्होंने मेडिसिन दी थी वो मैंने प्रॉपर मेडिसिन खा ली थी। उसके 1 हफ्ते के बाद जब मेरा पेन कम हुआ, मुझे थोड़ा ब्लॉटिंग वो कम फील होनी स्टार्ट हुई, तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो मे बी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ के आ जाए रिपोर्ट्स वगैरह, जब अप डाउन्स हो जाए। तो जैसे ही मैंने रिपोर्ट्स करवाई तो जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हुई। आफ्टर इन्फेक्शन का डर हमें क्यों होता है? इन्फेक्शन का डर इसलिए होता है कि जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो उसके बाद मेरा क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ गया था, 1 पॉइंट कुछ था मेरा,
आई थिंक 1.0 कुछ था मेरा क्रेटिनाइन, तो वो बढ़ के 1.3 हो चुका था। लेकिन मुझे रीज़न पता था कि उसका वो इन्फेक्शन की वजह से ये सब चीज़ें तो होने ही वाली थी। बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक थी। फिर मैंने अपना जो है बाहर का बिल्कुल टोटली अवॉइड किया, क्योंकि मैं खाती हूँ बाहर का, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ इतने साल में। लेकिन अभी मुझे समझ आ चुका है कि मुझे क्या क्या सूट कर रहा है। तो एक्चुअली जब हमारा 1 साल होता है या 1.5 साल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कुछ भी खाना चाहिए। आपको हमेशा घर का खाना ही प्रेफर करना चाहिए। लेकिन हाँ, 2-3 साल के बाद जब आपको थोड़ा सा लगे कि अगर आपको बाहर से कुछ खाना है, जब मन कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट करता है, जब आप खाना स्टार्ट करते हो बाहर का, कि क्या चीज़ें आपको सूट कर रही है क्या नहीं। तो मैंने वो चीज़ें अभी मुझे समझ में आ गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी वो मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। और किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर मैं खाना नहीं खाती। जिस रेस्टोरेंट का मुझे अच्छे से पता है, उसी कुछ कुछ चुने चुने जो रेस्टोरेंट है वहीं पर मैं जाके खाना खाती हूँ। और इस बात का मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था, जब मुझे ये स्टमक इन्फेक्शन हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि ऐसे हमें क्या खाना चाहिए कहीं बाहर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी आप खा सकते हो, ऐसा जो पहले से बहुत टाइम से कुक ना किया हो। और मेनली उन्होंने बोला मुझे कि आपने बुफे सिस्टम नहीं खाना। तो उस टाइम पे मैंने वो बर्थडे पार्टी में वैसा ही कुछ खा लिया था। उन्होंने बोला कि वो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में उसको बनाते हैं और काफ़ी दिन तक वो पड़ा रहता है। इसलिए अगर आप जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ ऑर्डर करो जो आपको लगे कि वो फ्रेश बना के दे रहे हैं। ऐसे जो बुफे में बना हुआ, बहुत क्वांटिटी में बना हुआ खाना है, वो आपने ऑर्डर नहीं करना है वहाँ पे। अदरवाइज आप खा सकते हो। और लोकल का मत खाओ, जैसे स्ट्रीट फूड हो गया, जो छोटी छोटी दुकानें जो खुली होती है वहाँ पे मत खाओ। वहाँ पे हाइजीनिक का इतना ध्यान नहीं रखते। जिस भी रेस्टोरेंट का आपकी सिटी में है, जहाँ आपके आसपास आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉपरली हाइजीन का ध्यान रखते हैं, काफ़ी क्लीन है, तो वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली खा सकते हो। लेकिन कभी कभी तो अभी जो नेक्स्ट इन्फेक्शन मुझे हुई थी, वो फिर से मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गई थी। हुआ गया था कि एक्चुअली हमारे कुछ तो यहाँ पे नेबर्स थे हमारे घर के पास, उनकी छोटी बेटी थी, मैं उनके साथ पार्क में चली गई थी। इवनिंग का टाइम था और आई थिंक जून का मंथ था, जून के आसपास का टाइम था। और यहाँ पे पुणे सिटी में उस टाइम पे थोड़ा मौसम ख़राब होता है, थोड़ा ये मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो जिस पार्क में गई थी, मैं पहली बार गई थी, मुझे उसके बारे में कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। जब मैं जैसे ही एंटर की, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने मास्क लगा के रखा था, फुल कपड़े पहन के रखे थे मैंने। फिर भी वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ऐसे पानी खड़ा हुआ था, कुछ ऐसे बहुत इतना खुला खुला पार्क नहीं था, वो बहुत बंद बंद था, पानी था कुछ ऐसे। मुझे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मॉइस्चर वहाँ पे फील हो रहा था, कि पेड़ भी बहुत बड़े बड़े थे। वहाँ से मुझे वापस मेरा मन नहीं कर रहा था उस पार्क में जाने का। लेकिन प्रॉब्लम थी कि वो बच्चे की वजह से हमें वहाँ पे 10-15 मिनट जितने भी देर था वो रुकना था, क्योंकि उसके लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। आधा घंटा आई थिंक हम लोग वहाँ पे रुके थे। जब मैं वहाँ से वापस आई नेक्स्ट डे, मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे स्किन पे कुछ तो ऐसे पिंपल के जैसा निकल रहा है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मे भी कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज़ मेरी स्किन जो है वो क्लियर है, मुझे पिंपल्स का इशू नहीं है। लेकिन वो क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया कि ठीक है, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे मेरी स्किन पे फिर से मुझे यहाँ पे फील हुआ, और मेरी बॉडी पे भी एक जगह पे वो मुझे वैसा ही निशान जो है वो दिख रहा था। कुछ तो ऐसे जैसे उसमें पिंपल के जैसा भी नहीं था, जैसे उसमें कुछ पस वगैरह थी, ऐसा ही कुछ लग रहा था। उसमें पानी वानी ऐसा कुछ गीला गीला सा वो था। उसके बाद वो मैंने देखा। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से 2 जगह पे बॉडी में 2 जगह पे मुझे वो दिखे। चौथे दिन फिर से वो वैसा ही 2 और दिखे। ऐसे ऐसे करके 2-2 करके वो निकल रहे थे बॉडी में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो जो मेरे पहले स्किन डॉक्टर को दिखाया था, स्किन स्पेशलिस्ट को, मैंने उन्हीं को दिखाया। फिर वापस उन्होंने जब उनको देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो चिकन पॉक्स के जैसे लग रहे हैं। वो ऐसे निशान थे जैसे चिकन पॉक्स में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने देखा कि चिकन पॉक्स के जैसे हैं, लेकिन ये चिकन पॉक्स नहीं है, क्योंकि इसका चिकन पॉक्स के जैसे आता है फीवर आना और उसके बाद एकदम से पूरी बॉडी में आना, वैसा नहीं था। ये 2-2 दिन करके निकल रहे थे और मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन के बाद जा रही थी उनके पास। लेकिन थैंक गॉड कि मैं वहाँ पे चली गई, क्योंकि उन्होंने जो फिर मुझे दी मेडिसिन,
पिछली बार भी जब मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। इस बार भी उनको पता था कि मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, मैंने पहले ही उनको बता दिया था। तो उन्होंने मुझे क्रीम दी थी वहाँ पे लगाने के लिए, और उसके बाद वो सारे जो है वो आने बंद हो गए अपने आप ही। वो क्रीम लगाने से वो मेरी बॉडी में निकलने बंद हो गए। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का इन्फेक्शन है, डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। डॉक्टर बोले कि हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है, और उसकी वजह से कैसी कैसी इन्फेक्शन हो जाती है वो नहीं बता पाए इस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, अभी भी उसके कुछ कुछ जो मार्क्स हैं उनके कुछ कुछ ऐसे जहाँ पे वो हुए थे उनके मार्क्स अभी भी है, मेरे फेस पे भी है, लेकिन काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। लेकिन 2-3 थे फेस पे और बाकी बॉडी में अदर पार्ट्स में थे जो कि अभी भी उनके मार्क्स जो है। तो आई थिंक वो चिकन पॉक्स के जैसा ही कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या था वो। लेकिन हाँ, मुझे वो इन्फेक्शन फिर से स्किन की हो गई थी। तो अदरवाइज़ अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जहाँ पे कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर बारिश के बाद वाली जो कंडीशन होती है कुछ, तो वैसी कंडीशन में आपको वो नहीं जाना चाहिए। आई थिंक वहाँ से कुछ ना कुछ जो स्किन इन्फेक्शन जो होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो इन्फेक्शंस के बारे में। आई थिंक कि ये बहुत छोटी छोटी इन्फेक्शन थी, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे इन चीज़ों का तो ये बहुत बड़ी भी बन सकती है। तो मेरी ये वीडियो में आई होप कि आपके लिए कुछ टिप्स जो है आपको हेल्प करेंगे। और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ नेगेटिव मत लेना, ये चीज़ें तो लाइफ का एक पार्ट है, कुछ ना कुछ लाइफ में आता और जाता है। लेकिन हम अगर अपनी तरफ से तो पूरी केयर करते ही रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से बोलो, या अपने डॉक्टर से मिलो। और प्लीज़ किसी भी लोगों से इधर उधर से एडवाइस लेनी बंद कर दो। वो क्या मेडिसिन आपको देते हैं प्लीज़ वो मत खाना। कुछ भी अगर स्किन पे लगाने के लिए भी दे रहे हैं तो आई थिंक कि डॉक्टर को पूछे बिना वो नहीं लगाना चाहिए। तो जितना हो सके अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।